देखिए, पानी के बेसिस की अगर अपन बात करें तो पानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में रह सकता है। ठीक है, मैं आपसे बात करूं कि 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी स्टेट क्या होगी? व्हील से सॉलिड। ठीक है, 1 atm प्रेशर पे और 20 डिग्री सेल्सियस पे उसकी स्टेट क्या होगी? व्हील से लिक्विड। और 1 atm प्रेशर और 150 डिग्री सेल्सियस पे उसकी स्टेट क्या होगी? व्हील से वेपर। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने से ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट चेंज होती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि अपन जानते हैं कि जब आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे होगे, सॉरी, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो आ रहा होगा जहां ये तीनों फेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो वो पॉइंट जहां ये तीनों फेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। समझिएगा, फेज डायग्राम बना रहे हैं पहले अपन, मेरे साथ लिखते हुए चलिए क्योंकि समय कम है। मैं शायद 6 बजे छोड़ दूंगा आपको क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूस है ना। तो अभी हम बात करेंगे पहले फेज डायग्राम की। और डायग्राम which represents stability of diagram which represents stability of various phase of a given substance under the given condition of pressure and temperature is known as phase diagram। फटाफट लिख लें। देखिए, फेज डायग्राम के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर एक्सिस है। ये प्रेशर एक्सिस है, ये टेम्परेचर एक्सिस है। मैंने क्या करा, मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, आप देख सकते हैं जिस पॉइंट पे ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट जिस जगह मीट हो रहे हैं उसे ही आप क्या बोलते हो? ट्रिपल पॉइंट। ये तीनों पॉइंट जिस जगह पे मीट होते हैं उसे ही आप क्या बोलते हो? ट्रिपल पॉइंट। जैसा कि अपन ने बात करी, अपन प्रेशर कितना रख रहे हैं? 1 atm, या फिर 4.58 mm ऑफ Hg। खैर, समझने की कोशिश करिएगा कि सीन क्या है। वो 4.58 mm ऑफ Hg कहाँ से आया वो मैं बताऊंगा। मैंने क्या करा भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करते थे? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए आपको जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना होता था आप कर लेते थे। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए मैं क्या कर रहा हूं? मैं इंडिविजुअल लाइंस खींच रहा हूं, जैसे एक खींच दी मैंने मान लिया कि भैया ये जो लाइन है ये लिक्विड की है, ये वाली जो लाइन है वो गैस की है, और ये वाली जो लाइन है वो सॉलिड की है। तो आप लिक्विड, गैस और सॉलिड की लाइन देख पा रहे होगे। मुझे बताओगे क्या कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो अभी मैं रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये किसका एरिया होगा?
सो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे लिक्विड भी होगी और गैस भी होगी, इतनी बात समझ में आती है। सिमिलरली जब मैं पूछूंगा कि भैया ये वाला एरिया किसका है, ये वाला एरिया, तो आप बोलोगे सर ये वाला एरिया है लिक्विड और सॉलिड का कंबाइन। अब मैं पूछूं ये वाला एरिया किसका है, देन वील से ये कंबाइन एरिया किसका है, सॉलिड प्लस गैस का। अरे इतनी बात समझ में आती है क्या? ये बातें क्लियर है? ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या बता देता है आपको, बॉइलिंग टेम्परेचर। क्योंकि आपने प्रेशर 1 एटीएम रख रखा है, एक एटीएम से जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए देन दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो प्रेशर वाली लाइन है ये इस गैस को इस पॉइंट पे काट रही है कि नहीं? ये जो प्रेशर वाली लाइन है ये इस गैस को इस पॉइंट पे काट रही है कि नहीं? तो ये वाले पॉइंट पे आप जो टेम्परेचर डिफाइन करोगे उस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे भैया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे आप गैस फेज में हो। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और वो प्रेशर वाली लाइन इस गैस वाली लाइन को जिस पॉइंट पे काट रही होगी मैंने उसे बोल दिया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। ये क्या है, तो ये प्रेशर वाली लाइन इस लिक्विड वाली लाइन को जिस पॉइंट पे काट रही होगी, भाई ये वाला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे तो लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम में है ना। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अगर आप इस पॉइंट से आगे बढ़े इधर तो आपको सिर्फ क्या मिलेगी, गैस। इतनी बात समझ में आती है? अगर आप इस पॉइंट से उधर चल गए तो आपको क्या मिलेगी, गैस मिलेगी। क्योंकि आप उस एरिया के बाहर बात कर रहे हो। अब अगर मैं इसकी बात करूं, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो पॉइंट है ये बता सकते हो कौन सा पॉइंट कहलाया जा रहा होगा, तो दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि आप इस पॉइंट से अगर कम चल गए तो आपको सिर्फ सॉलिड मिलेगा, अगर आप इस पॉइंट से ज्यादा चल गए तो आपको सिर्फ गैस मिलेगी। वो पॉइंट जहां तीनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाती है उसे आप क्या बोलते हो, ट्रिपल पॉइंट। और उस ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर ऑब्जर्व करा जाता है वो कितना होता है, 1 मिनट देना बस, है ना। वो ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर ऑब्जर्व करा जाता है माने वो प्रेशर वेयर ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट इज नथिंग बट 4.88 mm ऑफ Hg। और ये जो प्रेशर है वो तो 1 atm वाला कांस्टेंट मेंटेन करता है। ग्राफ समझ में आया क्या कि वापस एक्सप्लेन करूं? ग्राफ क्लियर है और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, 4.8 mm, ट्रिपल पॉइंट, इक्विलिब्रियम लिक्विड गैस, इक्विलिब्रियम लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए वरना नोट डाउन कर लो। तो मेरे को ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, अगला वाला मतलब जरूरत तो है, मैं बना भी रहा हूँ। अब आप क्या कर रहे हो, आपने ये तो उस टाइम बात करी, फेज डायग्राम किसके लिए था जब आपने सिर्फ लिक्विड ले रखा था और लिक्विड को अपन टेम्परेचर वेरी करवा के अलग अलग फेस में कन्वर्ट कर सकते थे। अब मैंने क्या करा, उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, एनवीएस। एनवीएस बोले तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट।
जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का एडिशन करा, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, होपफुली ये याद होगा। तो ग्राफिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बना देते हैं सर, ये लीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो जो लाइन आती है वो कैसी आती है, कुछ इस तरीके की। ये किसकी लाइन थी, सॉल्वेंट की। आप देख पा रहे होगे फेज डायग्राम में भी लाइन कुछ ऐसी है। जैसे ही आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, वापस पूछ रहा हूँ यही सवाल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो लाइन ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं, नीचे बनेगी। तो नीचे वेपर प्रेशर ऐड करने के बाद चीज क्या बन गई, सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप क्या करो, वही सारा तामझाम। एक एटीएम प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए मैं क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा। वो लाइन सॉल्वेंट के पॉइंट को जहां पे भी काटेगी मैंने उसको मेजर कर लिया। अब सॉल्वेंट तो अपना प्योर फेज में है, तो इस जगह आप जो टेम्परेचर डिफाइन करोगे वो होगा टी नॉट बी। इस जगह आप जो अपना टेम्परेचर डिफाइन करोगे वो होगा टी बी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कहलाया जाता है क्या, डेल्टा टी बी। एंड व्हाट इज डेल्टा टी बी, फाइनल माइनस इनिशियल। बोले तो टी बी माइनस टी नॉट बी। भाई शुरू में बॉइलिंग पॉइंट कितना था, टी बी। जैसा ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, टी नॉट बी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा के घटा, सो टी बी बढ़ा के टी नॉट बी। ऑब्वियस सी बात है, टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, therefore we observe an increase in boiling point, और इसे ही आप क्या बोलते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिख लीजिए, एंड हेंस boiling point is elevated। टर्म्स ध्यान रखिएगा भैया, सारा बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। मैं पूछूं टी नॉट बी किसका बॉइलिंग पॉइंट है, टी नॉट बी किसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, गलत, सरासर गलत, गलत। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नहीं है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अरे सॉल्यूशन को नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे क्या, सॉल्यूशन को नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे क्या, सॉल्यूशन कभी प्योर फॉर्म में होता है क्या। फिर टीबी किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का। देखो ना ग्राफ देखो, ये लाइन सॉल्वेंट की है, सॉल्यूशन की है। तो ये लाइन सॉल्वेंट की है, तो सॉल्वेंट का ही तो बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होगा ना, वो कितना है, टी नॉट बी है। ठीक, व्हाट इज डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आरवी के पाप याद करते हैं, हालांकि याद करने जैसा कुछ नहीं है। एस समझते हो ना, एस क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, एंट्रोपी। एंड एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन रैंडमनेस। ठीक है, एंड रैंडमनेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं होगी। मैंने क्या है, तीन लाइन दी है, पहली, दूसरी, तीसरी। स्ट्रेट लाइन है ये, दिख नहीं रही होगी, अलग बात। आपको ये पॉइंट एलोकेट करने हैं तीनों जगह।
बताइए, वेपर की एंट्रोपी, सॉल्यूशन की एंट्रोपी, सॉल्वेंट की एंट्रोपी। सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी, वेपर की, सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की? एक आंसर आया, दो आंसर आए, अरे भाई साहब, ओहो। तो कड़ा मुकाबला चल रहा है, अरे, अरे वाह, सॉल्वेंट की सॉल्यूशन से कम, अच्छा। सबसे ज्यादा किसकी? चलो, कड़ा मुकाबला चल रहा है भाई साहब, किसमें, सॉल्यूशन में और वेपर में। ठीक है, कड़ा मुकाबला चल रहा है सॉल्यूशन में और वेपर में। तो पहले तो मुझे ये बता दो, लिक्विड की रैंडमनेस ज्यादा होती है कि गैस की? तो इनमें तो कोई मुकाबला ही नहीं था। ठीक है, तो ये कंफर्म बात है कि वेपर ऊपर ही आनी। सेकंड दावेदार बताइए, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट? सॉल्यूशन काहे को, सॉल्वेंट क्यों नहीं भाई? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो यहां से यहां तक आप क्या डिफाइन करोगे? डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन, और यहां से यहां तक आप क्या डिफाइन करोगे? डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर? एंट्रोपी समझते हो ना क्या होती है? एंट्रोपी चेंजेस व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्वेंट वेपराइजेस, ध्यान रखिएगा। चलो, तो इतनी बात हमें समझ में आती है भैया कि डेल्टा एस सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट से, ध्यान रखना ये बात। और टी नॉट बी जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू टीबी से, ग्राफिकली ये बात भी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, दैट ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन मोलैलिटी। अगर पन्ने पलट के देखना चाहो तो देख सकते हो। तो सिंस all colligative properties proportional to molality, that means delta TB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा, एंड दैट कांस्टेंट इज व्हाट, kb। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, kb इंटू एम के। 2 मिनट शांति से सुन लेना, और ये बात ध्यान रखना, अलग से लिखवाने जैसी नहीं। डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू एम के बराबर होता है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में दो तरीके की प्रॉपर्टी पढ़वाई थी, कौन सी? एक तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब चीज ना तो टूट रही है ना जुड़ रही, उस टाइम जो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, और उसका फॉर्मूला ये होगा। एग्जाम्पल में आपसे बोलू, ग्लूकोज C6H12O6, कैटायन एनायन में नहीं टूटेगा वो, तो उसके लिए जो आप डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाओगे वो होगा केबी इंटू एम, अगर मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगाना है तो। लेकिन अगर Na2SO4 हुआ तो क्या Na2SO4 अपने कैटायन एनायन में नहीं टूट सकता क्या? अरे 100% टूटेगा। तो अगर टूट गया तो उसके लिए नॉर्मल डिफाइन करोगे कि एबनॉर्मल डिफाइन करोगे? ऑब्वियस सी बात है,
अबनॉर्मल डिफाइन करेंगे, और अगर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करी तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए Na2SO4 के केस में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्यों चेंज होगी? क्योंकि आपने Na2SO4 लिया और वो टूट गया, टूटने की वजह से चेंज हुआ। और ये वाला जो फैक्टर होता है, ये कौन सा फैक्टर होता है? दिस इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। तो उस केस में आपको आई का भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। सो डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम कब लगेगा? जब चीज या तो टूट रही है या जुड़ रही है। और डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम कब लगेगा? जब चीज ना तो टूट रही है ना जुड़ रही है। अरे बात समझ में आती है क्या? हाँ, व्हाट इज केबी? केबी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, also known as यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट हैबिट पड़ जाएगी। यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। कोई है तो नहीं महोदय जो बच रहा? तो देखो, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। देखिए, कभी भी किसी की भी डेफिनेशन डिफाइन करने का बहुत आसान तरीका होता है। क्या? बता देते हैं। जैसे वो बोल दे आपसे डिफाइन केबी, बताओ केबी की डेफिनेशन क्या होगी? तो भैया फॉर्मूला मुझे पता है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है तो केबी की डेफिनेशन आप आसानी से बता सकते हो। कैसे? बाकी चीजों को वन कर दो उसके साथ में जो, मतलब अगर मैं आई को वन पुट कर देता हूँ और मोलैलिटी को भी वन पुट कर देता हूँ, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, बस यही डेफिनेशन है। क्या बोलेंगे? व्हाट इज केबी? इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। समझ में आया? इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। आप किसी भी सॉल्यूशन का एक मोलल ले लो, और वो एक मोलल सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाया जाता है। और ये मैं बहुत बार करूंगा। क्या बोला मैं? किसी की भी डेफिनेशन फॉर्मूले के थ्रू आपको पता लगानी है, तो बाकी चीजों को वन कर दिया, वही लिख रहे हैं अपन। इट इज द elevation in boiling point for one मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट पूछी जाए आपसे तो यूनिट क्या बोलोगे? केबी की। तो भैया केबी की जो यूनिट होगी वो डेल्टा टीबी अपॉन एम लिख सकता हूँ। आई की तो खैर कोई यूनिट होती नहीं। तो डेल्टा टीबी, अब टेम्परेचर या तो डिग्री सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये जाएगा ऊपर, तो यूनिट क्या बन जाएगी? केल्विन किलोग्राम पर मोल, और डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। समझ में आता होगा इतना तो, है ना? ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस यूनिट लिख लीजिएगा। यूनिट क्या होती है लिखी हुई है। डन।
अब यूजुअली क्या है, के बी एक कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी, ठीक है ना। 90% तो कम बोल गया, 95% केसेस में गिवन होगी, बट अगर कर्म फूटे हो तुम्हारे पिछले जन्म के तो पता नहीं। तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो मैं वो लिख देता हूँ, के बी इज अ कांस्टेंट whose numerical value will be given in the problem। हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है ना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम लेंदी हो जाती है। तो या तो वो सिर्फ के बी पूछना चाहेगा, उसके बाद आपसे वो नहीं निकलवाएगा, ठीक है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। तो के बी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। चलो, सो व्हाट इज आर, मैं उसकी हर एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ ना। आर इज व्हाट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूजीसी लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। व्हाट इज टी नॉट बी, ये आप जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। काय में पुट करना है, अनलेस अदरवाइज मेंशन टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में रखते हैं। व्हाट इज कैपिटल एम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ये होता है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इफ डेल्टा एच वेपराइजेशन अपन को जूल में दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू जो आप पुट करोगे वो 8.31 पुट करोगे। इसको 25/3 भी बोलते हैं, कई बार कैलकुलेशन में काम आ जाती है वैल्यू, 25/3 से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर ये कैलोरी में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू आप 2 पुट करोगे। अगर डेल्टा एच वेपराइजेशन जूल में है देन आर इज इक्वल टू 8.31। इफ डेल्टा एच वेपराइजेशन कैलोरी में है देन आर इज इक्वल टू 2। व्हाट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन, it is equals to L of vaporization into M। L of vaporization माने क्या होता है, latent heat of vaporization। And what is latent heat of vaporization, heat required to vaporize 1 gram, heat required to vaporize 1 gram। ये क्या है, मोलर मास है। What is delta H vaporization, heat required to vaporize 1 mole। समझ सकते हो, मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास होता है, ठीक है ना। वहीं से ये रिलेशन निकाला गया है। ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करना। कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर if latent heat of vaporization
इज 540 कैलोरी पर ग्राम। बताइए। चलिए सवाल में एक और बार लिख देता हूँ। कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर। कितना टाइम लग गया है? ठीक है, मिलते हैं भाई साहब थोड़ी देर बाद। टाइम कम रह गया। 95% केसेस में वो ये वैल्यू देता है ना। चलिए सवाल करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना पूछा क्या है और उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करना। देखो बता देता हूँ, सबसे जो रैंडम प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। अपन ने अभी जो सवाल लिखा था वो क्या लिखा था, सॉरी, अभी हमने थोड़ी देर पहले एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है। तो उसमें क्या था, फॉर्मूला देखा था अपन ने किसका, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का। क्या आया था, डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी। और एक और हमने फॉर्मूला देखा था, डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम। सबसे फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ से निकलवाता, अरे यहाँ से निकलवाता है वो डेल्टा टी बी, वो डेल्टा टी बी की वैल्यू वो यहाँ पुट करवाता है। ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज, वहां शायद मैंने लिखवाया नहीं था, आप कहीं ऐड कर लीजिएगा, जहां पे आपने ये फॉर्मूला लिख रखा है वहीं ऐड कर लेना। ये वाला जो फॉर्मूला जहां लिख रखा है वहां ऐड कर लेना। अनलेस अदरवाइज टी नॉट बी इज नॉट मेंशन। टेक इट एज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 कैलोरी। ये जहां फॉर्मूला लिखा हुआ है वहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इस फॉर्मूले के नीचे। ठीक है, जब तक आपको टी नॉट बी की वैल्यू नहीं गिवन 100 पुट कर लेना या 373, डिपेंड आपको आंसर कौन सी यूनिट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए सवाल लिखते हैं। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन which is obtained by dissolving 90 gram of glucose in 200 gram of water। कैलकुलेट करिए 2 मिनट 15 सेकेंड्स के अंदर। महोदय एंड महोदया, आंसर आ चुका है। कृपया थोड़ी सी तीव्र गति से सवाल सॉल्व करने का प्रयत्न करें। क्या आंसर निकाला यार कशिश, थोड़ा देख, ऐसे थोड़ी ना। हाँ ठीक, लवीशा का ठीक। चलो, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम लगेगा भैया। आई इंटू के बी इंटू एम। अनलेस अदरवाइज आई इज नॉट मेंशन, वन पुट कर लेना। के बी की वैल्यू 0.52 दे रखी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वैल्यू पुट कर दीजिए, मोल्स को वेट बाय मोलर मास लिख सकता हूं, तो इट इज 90/180। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोले तो 200/1000। ये यहां से आएगा डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी पूछा है क्या उसने, ना, उसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। गलत है स्वप्ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी।
तो डेल्टा टी भी आया आपका 1.3 केल्विन। ठीक है, ये नहीं पूछा था उसने उसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। समझा कशिश? तो डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी, ये आया भैया 1.3। यहाँ पे टी बी आपसे पूछा है, टी नॉट बी आपको अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो 100, केल्विन में चाहिए तो 373 पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये मैंने केल्विन में निकाला है इसलिए टी नॉट बी भी केल्विन में ही पुट करा है। तो टी बी कितना आएगा? 374.3 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बोलोगे तो कितना आएगा? टी बी बराबर 101.3 डिग्री सेल्सियस। आपकी मर्जी है जिसमें निकालना चाहो। ये भी आंसर करेक्ट है, नहीं ये भी आंसर करेक्ट। चलिए आपके लिए एक अति सुंदर एकदम मस्त क्वेश्चन होमवर्क के लिए। A solution contains 5.85% W/W of NaCl। सॉल्व करने की ट्राई करना। सवाल बढ़िया है लेकिन लेवल ठीक ठाक है इसका, ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, है ना। पकड़ में आ गया तो कर ही लोगे। 7.1% W/W of MgCl2, 3% W/W of urea। Calculate boiling point of solution। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इसे। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं एंड फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। माने कब? संडे को मिलते हैं 10 से। कल तो मेरे ख्याल में क्लास है नहीं। चलिए, सायोनारा।